फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार एकेडमी पर। बात करेंगे 500 MCQ सीरीज जो सीटेट 2025 में जो होने वाला है, जिसको जुलाई सीटेट 2025 भी कहा जा रहा है। हो सकता है अगस्त में हो या दिसंबर में हो, उसकी तैयारी करेंगे। 500 MCQ सीरीज चल रहा है, जिसमें फिर आज 10 क्वेश्चन करेंगे। डिसकंटिन्यू के लिए फिर से एक सॉरी, लेकिन अब जो है हम कंटिन्यू रहेंगे और आपको 500 का MCQ का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करेंगे। लगभग 250 क्वेश्चन हो गया है और ये जो है आपका फिर 10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। बी पेशेंट्स, आराम से रहिएगा, समझा करके और सारा डिटेल समझा करके आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे सीडीपी का, जो आपके सीडीपी के पावर को इनहेंस करेगा। समझिए आप आगे। पुनर्बलन है क्या? पुनर्बलन है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट है क्या? रेनफोर्समेंट जो है वो है आपको किसी भी तरह का दबाव देना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि किसी भी तरह का बल देना। फोर्स मिस क्या होता है? फोर्स मिस बल देना। तो रेनफोर्समेंट मतलब बच्चे को किसी काम को करने के लिए बल देना, चाहे वो आप उसको प्रोत्साहित करके बल दें या फिर नेगेटिव पुनर्बलन, यानी कि उसको हतोत्साहित करके पुनर्बलन दें। जैसे मान लिया बच्चा को लिखने नहीं आ रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, नहीं ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर ये भी बोलते हैं कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम कमज़ोर हो या तुमसे नहीं हो पाएगा। ये हो गया निगेटिव पुनर्बलन, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन हो गया, निगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया। और अगर आप ये बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, देखो तुमने W तक लिख लिया, बस XYZ बाकी है, तो ये हो गया पॉजिटिव पुनर्बलन, यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट को कैसे आप बढ़ावा दीजिएगा? प्रशंसा करके या बहुत अच्छा कहना, एक बिस्किट दे करके, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। एक बिस्किट दीजिएगा तो एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट हो गया, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी पुनर्बलन हो गया। और बाहरी पुनर्बलन से ज़्यादा मजबूत जो है वो इंटरनल यानी कि आंतरिक पुनर्बलन है, यानी कि इंटरनल रेनफोर्समेंट है। तो एक बिस्किट वाला भी काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं भी काट दीजिए। बहुत अच्छा कहना भी ये बात ठीक नहीं है। प्रशंसा करके आप कर सकते हैं, प्रशंसा करके आप पुनर्बलन दे सकते हैं। तो यहाँ पास ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना किसने दिया है? तो आपको थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, या वाइगोस्की, पावलोव, स्किनर द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना जो है, स्कैप फोल्डिंग वर्ड यानी कि स्कैप फोल्डिंग के बारे में किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया, पावलोव ने बताया, वाइगोस्की ने बताया, या फिर स्किनर ने बताया। देखिए स्कैप फोल्डिंग होता क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। स्कैप होल्डिंग या स्कैप फोल्डिंग होता है प्राइमरी हेल्प। इसको कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। ये अरे एग्जांपल, जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो आप क्या करते हो, या आप साइकिल चलाना सिखाते हो बच्चे को, तब क्या करते हो? पीछे से पकड़े रहते हो, और पकड़े रहते हो, थोड़ा पकड़ के उसके लास्ट टाइम में थोड़ा करके छोड़ देते हो, और छोड़ने के बाद देखते हो कि बच्चा चला ले रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में आपने प्राइमरी हेल्प दिया, प्राथमिक जो है मदद दी, और प्राथमिक मदद देने के बाद जब बच्चा सीख गया तो फिर उससे आप उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हो। तो यहाँ पर जो साइकिल में जो दिया गया बाहरी हेल्प, वो हो गया स्कैप होल्डिंग। तो स्कैप होल्डिंग में जो है वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे को आप बाहरी एक्सटर्नल हेल्प दीजिए, जिसमें बच्चा जो है सीख ले, यानी कि थोड़ा आप सीखने में उसका हेल्प कीजिए। जैसे मान लिया कि आप ऐड सिखा रहे हो, तो इस स्कैप फोल्डिंग ऐड में दोगे ऐसे कि कुछ एक्सटर्नल जो है उसको एग्जांपल दोगे, कुछ गोटी दे दोगे, कुछ पत्थर दे दोगे, उसको गिनने के लिए दे दोगे, उसको जोड़ने के लिए दे दोगे, इस तरह से करोगे। तो स्कैप फोल्डिंग स्टार्टिंग में दोगे। तो स्कैप फोल्डिंग मतलब होता है प्राइमरी हेल्प, प्राथमिक मदद। और किसने बताया है ये बात? तो ये बात बताया वाइगोस्की ने। प्राइमरी मदद के बारे में, स्कैप फोल्डिंग के बारे में किसने बताया है? वाइगोस्की ने बताया। स्किनर जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बोलते हैं, पावलोव और थॉर्नडाइक इसमें होगा नहीं। तो स्कैप फोल्डिंग आप मिला करके याद रखेगा वाइगोस्की। स्कैप फोल्डिंग क्या याद रखेगा? वाइगोस्की। मेरा जो वीडियो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, मुश्किल से 8 से 10 मिनट का होता है। इसके पीछे एक कारण ये है कि हम चाहते हैं कि टू द पॉइंट बात हो। तो और जैसे ही कंटेंट पढ़ाएंगे तब आप जा करके एक तो थ्योरी पढ़िएगा, थॉर्नडाइक पढ़ेगा, पावलोव पढ़ेगा, वाइगोस्की पढ़ेगा, स्किनर पढ़ेगा। एक बताओ, हैंड रिटेन नोट्स के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको हैंड रिटेन नोट्स इसी चैनल से मिलेगा। तो ये बात हुई।
निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? देखिए, किसका अध्ययन, सकारात्मक मनोविज्ञान का, औद्योगिक मनोविज्ञान का, संगठनात्मक मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का। बोल रहा है किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र मतलब होता है CDP और साइकोलॉजी पर ये आश्रित है, यानी कि डिपेंड है। किसका अध्ययन, सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ऐसा कुछ होता नहीं है जिसमें शिक्षण शास्त्र का इस्तेमाल हो, तो ये तो कट गया। उसके बाद आइए संगठनात्मक मनोविज्ञान, ये भी होगा नहीं, शिक्षण शास्त्र की बात हुई है तो ये भी कट गया। औद्योगिक, जी नहीं, बिजनेस साइकोलॉजी आप पढ़िएगा जब आप शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। बी भी कट गया, यानी कि A B C कट गया, बच गया कौन? D। तो शिक्षा मनोविज्ञान इज राइट आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा D। एक बात और कि अगर आप CDP पढ़ रहे हो तो पहले ऑप्शन को काटना सीखो, कौन नहीं होगा, और फिर जो बच गया उसमें से देखो कि कौन होगा, और जो ज़्यादा मजबूत होगा उसको करो। जैसे शुरू में ही हम काट दिए A और C, बच गया कौन? B और D। तो B और D में जो ज़्यादा स्ट्रांग है वो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो D आंसर सही होगा। ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका है जो आप CDP, जिसमें आप CDP में अच्छा कर सकते हो। तो ये बात हुई। डिस्ग्राफिया, आप वर्ड को समझो। डिस्ग्राफिया, ग्राफ पेपर देखते हो, ग्राफ पेपर इस तरह का ग्राफ पेपर होता है, इस तरह से ग्राफ पेपर होता है। इस ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं, लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पेंसिल को पकड़ते हैं तब तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ग्राफिया जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है, यानी कि लिखने से रिलेटेड है। तो डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है। ऑप्शन में देखते हैं लेखन विकार है या नहीं। चलन अक्षमता होगा नहीं, चलन अक्षमता होगा नहीं। मानसिक अक्षमता नहीं, डिस्थीमिया या डिस्फेजिया या डिस्मोर्फिया होता है मानसिक अक्षमता, तो ये होगा नहीं। और उसके बाद दृष्टि अक्षमता होगा नहीं, देखने में दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि वो जो है डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में अक्षमता होता है, वो होगा नहीं। अधिगम अक्षमता, हाँ अधिगम अक्षमता हो सकता है, ये तीनों काट दीजिए। डिस्ग्राफिया अगर अधिगम अक्षमता के साथ साथ एक ऑप्शन ये होता लेखन अक्षमता, तो लेखन अक्षमता होता, लेकिन अगर अधिगम अक्षमता है तो यही आंसर सही है, तो D का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, फिर रेनफोर्समेंट आ गया, रेनफोर्समेंट यहाँ भी था, रेनफोर्समेंट यहाँ भी आ गया। रेनफोर्समेंट के बारे में हमने क्या बताया है? रेनफोर्समेंट के बारे में क्या बताया? कमेंट सेक्शन में कीजिए। रेनफोर्समेंट के बारे में हमने क्या बताया? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। रेनफोर्समेंट के बारे में हमने बताया है कि बच्चे को किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना या हतोत्साहित करना, यानी कि उसको बाहरी मोटिवेशन देना। वो मोटिवेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एज अ टीचर मोस्टली टाइम आपको कैसा देना है? रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना। कैसा देना है? पॉजिटिव। तो आपसे ये सवाल कह रहा है कि पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा असर कौन सा डालेगा? चर अनुपात होगा नहीं, और स्थिर अंतराल में पुनर्बलन देते रहना ये भी सही नहीं है। आप क्या कांस्टेंट रेनफोर्समेंट दीजिएगा? कांस्टेंट रेनफोर्समेंट क्या फिक्स कीजिएगा कि हम इतना ही देंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद सतत पुनर्बलन हो सकता है, स्थिर अनुपात होगा नहीं। स्थिर दोनों निगेटिव है। सतत पुनर्बलन, हाँ लगातार रेनफोर्समेंट दीजिएगा। आप क्या बोल सकते हो कि हाँ आप तुमको एप्पल का स्पेलिंग याद हो गया इसलिए एलिफेंट का भी याद हो जाएगा, ये हो गया सतत। हाँ एलिफेंट याद कर लिया ना, आराम से जो है ना फ्लामिंगो का स्पेलिंग याद कर लो। अच्छा तुम ई की मात्रा सीख गए हो तो आ की मात्रा भी तुमको आ जाएगा, ऊ की मात्रा भी आ जाएगा, छोटी ऊ सीख गए तो बड़ी ऊ भी आ जाएगा। इस तरह का रेनफोर्समेंट देना है, मतलब कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है, पॉजिटिव सकारात्मक पुनर्बलन देते रहना है। तो यहाँ पर जो 6 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा? अब देखिए ऐसा है कि अगर बात करें जीन पियाजे की या फिर अगर बात करें वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा है, चाइल्ड जो है, समाज से बहुत कुछ सीख करके आता है। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, 5 साल तक बच्चे के दिमाग में लगभग 70% ग्रोथ हो जाता है। उसके अंदर इमेज बिल्डिंग हो जाता है, लैंग्वेज के बारे में समझ में आ जाता है, कंपैरिजन करने आ जाता है, भारी और हल्का का कंसेप्ट आ जाता है। तो ये बात याद रखिए 5 साल तक। अच्छा, इस यहाँ पर बात कह रहा है कि किसने कहा कि शिशुओं की मस्तिष्क खाली स्लेट है? तो शिशुओं की मस्तिष्क खाली स्लेट तो वाइगोस्की तो बोलते हैं कि आता है समाज से सीख करके, जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञान लेता है उसके बाद वो सीख जाता है, किसी भी चीज़ को देख करके माइंड में जो है आपको बना लेता है एक थीम और उससे वो सीख जाता है। डार्विन और
ये अरे स्पिनेज और वाटसन, तो ये सब जो है आपको होगा नहीं। तो यहाँ पर जो खाली स्लेट की बात की है, खाली स्लेट की जो बात की है उस किसने किया है, तो जॉन लॉक ने किया। किसने किया खाली स्लेट की बात? खाली स्लेट की बात किया है जॉन लॉक ने। खाली स्लेट के बारे में जॉन लॉक कहते हैं कि जो बच्चे का दिमाग है वो खाली स्लेट है। और ये जो जॉन लॉक हैं वो किस शताब्दी के मनोवैज्ञानिक है? लगभग 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक है। कौन? जॉन लॉक। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जो बच्चा है वो खाली स्लेट है, और जैसे ही बच्चे के दिमाग में आप कुछ डालना चाहिएगा तो आप बच्चा जो है उस मतलब खाली स्लेट पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जॉन लॉक का कहना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हो गया ए। और उसके बाद डार्विन, स्पिनोजा, वाटसन, ये सब होगा नहीं, तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, जब हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे तो सब के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे डिटेल। अभी क्या है, स्पीड में आपको 10 मिनट में या 12 मिनट में आपको ये सेशन 10 क्वेश्चन का खत्म कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? अब देखो, सीटेट में एक बात बहुत धीमे से होता है, नहीं, और नहीं जो है बहुत ज़्यादा मतलब खतरा है। नहीं जहाँ देखे समझ जाइए कि डेंजर है। क्या है नहीं में? नहीं में क्या है? डेंजर है। तो बोल रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है? मुक्त साक्षात्कार, साक्षात्कार, शब्द साक्षात्कार या सौपन विश्लेषण। इसमें से मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है? देखिए, साक्षात्कार मतलब क्या होता है? यहाँ पर साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार, मुक्त साक्षात्कार, तो ये तो बातचीत करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ साइकोलॉजिकल क्या है। शब्द साक्षात्कार, इसमें भी साइकोलॉजी का पता चल जाएगा, मन की बात समझ लीजिएगा। सौपन विश्लेषण, इससे भी पता चल जाएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। आज हम रात में सोए, रात में देखा कि बहुत बड़ा सा बंगला है, वो मेरा हो गया, तो आपका मन में क्या चल रहा है वो तो क्लियर हो ही गया ना कि हाँ क्या है। तो यहाँ पर ए, बी और डी नहीं होगा। बच गया कौन? नहीं, ए, बी और ए, सी और डी नहीं होगा। ए, सी, डी नहीं होगा। कौन बच गया? बी बच गया। तो बी हो सकता सही हो। साक्षात्कार लेना यानी कि इंटरव्यू लेना, यानी कि काउंसलिंग करना, यानी कि बात करना, इससे पता चल जाएगा कि व्यक्तित्व कैसा है और उसके मन में क्या चल रहा है। तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट 9, सुल्तान पर किया गया कोलहर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता? अब आइए कंसेप्ट पर। सुल्तान है कौन? सलमान खान है। सुल्तान मूवी वाला वही सुल्तान है? नहीं, यहाँ कोहलर वाला सुल्तान है। तो कोहलर जो है एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग करते हैं। किस पर प्रयोग करते हैं? चिंपैंजी पर, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि बंदर पर। किस पर प्रयोग करते हैं कोहलर? बंदर पर। बंदर पर कोहलर प्रयोग करते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का कोहलर जो है बंदर पर प्रयोग करते हैं। कब से कब तक करते हैं? तो 1913 से लेकर के 1918 तक, यानी कि ये 3 साल 1913 से 1918 तक, 1913 से 18 तक कितना हो गया? 5 साल। 5 साल ये प्रयोग करते हैं। प्रयोग में इनको क्या मिलता है? प्रयोग में क्या करते हैं ये कि इस पर करते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। किस पर? तो आपको बंदर पर। तो इसमें इनको मिलता क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता। किस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए ये ऐसा प्रयोग करता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गुप्त अधिगम सिद्धांत, स्थान अधिगम सिद्धांत या मॉडलिंग? मॉडलिंग होगा नहीं, अवस्थान होगा नहीं। चलिए सी और डी काट दीजिए। गुप्त अधिगम और अंतर्दृष्टि में आप एक में आंसर देके बताइए कि क्या होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो। यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, याद रहेगा। चलिए, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा किस लिए जानते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए या नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए? देखिए, आपको अगर समाज की बात किया जाए तो तुरंत आपको कौन सी याद आता है? वैगस्की याद आता है। तो आपको तो ये होगा नहीं, और संवेगात्मक और नैतिक होगा नहीं, क्योंकि नैतिक तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया नहीं। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर सेशन में कोई एरर रह गया है तो वो भी आप बताओ। अगर सेशन और 30 क्वेश्चन वाला चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताओ। और किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड चाहिए या स्टेट से रिलेटेड चाहिए तो आप उसको भी कमेंट करके बताओ। और यूपी वाले ध्यान रहे, आपका बहाली बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज़, जो लगभग लगता है या 18 या 19वां वीडियो, नहीं
24वां सीरीज़ होगा, ये 24 वीडियो होगा, वो हम देख लेंगे। तो ये था, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए 500 के पूरे प्लेलिस्ट को। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, विजिट अगेन।